नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए लेकर एक नया वीडियो। तो दोस्तों आज अपन पढ़ने वाले हैं 1857 रिवॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 3, क्लास 10th का जो है आरबीएसई इंग्लिश मीडियम क्लास जो है 10th, उसका थर्ड चैप्टर है रिटेलिएशन एंड स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर। उसका थर्ड पार्ट अपन पढ़ने वाले हैं। आज अपन पढ़ेंगे 1857 का जो रिवॉल्यूशन है उसके बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि 1857 का जो रिवॉल्यूशन हुआ था वो क्यों हुआ था, उसके क्या जो रीजंस रहे थे, ठीक है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। लेकिन इसकी पहले एक बात देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या था, द स्ट्रक्चर ऑफ 1857 रिवॉल्यूशन। तो स्ट्रक्चर ये हुआ था कि दोस्तों स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है, आप लोगों को अपन ने पढ़ा कि फ्रॉम प्लासी बैटल्स जो हुआ था 1757 में। 1757 में जो प्लासी बैटल हुआ था उससे लेकर के जो आपका 1857 यानी आपके हो गए टोटल 100 ईयर्स। तो ये जो 100 ईयर्स का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में आपके जो इंग्लिश थे उन्होंने बहुत सारे जो है इंडियन जो कम्युनिटी है या फिर जो इंडियन आपके जो लेबर जो है या जो भी आपके जो मजदूर वगैरह थे उन लोगों पे इन्होंने बहुत सारे टैक्सेस लगाए, इनकी बहुत सारी पॉलिसीज़ जो है वो अप्लाई करी और बहुत इनके जो कुछ ऐसे कुछ स्पेशल्स रूल्स भी थे जिनकी वजह से क्या हुआ, वो कम्युनिटी स्प्रेड होता गया और ये क्या हुआ 1857 के रूप में ये बाहर आया। तो देखते हैं कि जो 1857 का जो है इसे और किन किन नामों से जाना जाता है, यानी इसके अदर नेम्स क्या क्या है, ताकि आप जो है कंफ्यूज नहीं हो कि सर हमने तो पढ़ा तो 1857 का रिवॉल्यूशन था और अपन कहीं कुछ और नाम देख रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या है। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ये सारे नाम आप कहीं पर भी पढ़ो तो इन सब नाम का मीनिंग एक ही है, वो है आपका 1857 का रिवॉल्यूशन। तो अब इनके अपन नेम्स पढ़ते हैं, किन किन नेम से इनको और जाना जाता है। सबसे पहले अपन देखते हैं द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी अंग्रेजों से आजाद होने का जो अपना फर्स्ट वॉर था, इंडिपेंडेंस यानी आपकी आजादी का फर्स्ट वॉर। ग्रेट रिवॉल्यूशन, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ग्रेट रिवोल्ट, म्यूटिनी, स्पॉय वॉर, रिवोल्ट ऑफ 1857, इंडियन इंस्ट्रक्शन, 10th, ठीक है, ये सारे जो आपके हैं ये नेम हो गए आपके 1857 रिवॉल्यूशन यानी आपकी 1857 की क्रांति, ठीक है। तो ये हो गया सारे इनके नेम। अब अपन इनके देखते हैं डेट, ठीक है दोस्तों। ये स्टार्ट हुआ था 10th में 1857 से लेकर के 1 नवंबर 1858 यानी टोटल 1 ईयर और 6 मंथ तक टोटल ये कंटिन्यू आपकी जो रिवॉल्यूशन है ये कंटिन्यू चला था, ठीक है। आप देखते हैं इसके बारे में। द इंडियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 वाज ए मेजर बट अल्टीमेटली अनसक्सेसफुल। बहुत ही बड़ी चीज लिखी है यहाँ पे कि ये जो है एक मेजर जो है रोल था और एक मेजर रिवॉल्यूशन था अगेंस्ट ब्रिटिश, बट दिस नॉट सक्सेसफुल, अल्टीमेटली इट वाज अनसक्सेसफुल। व्हाट्स द रीजन? रीजन ये था कि नंबर 1, अपन सब लोग जितनी भी स्पिरिट हुए थे इसके अंदर, ठीक है, वो सब एक साथ नहीं हुए थे, यूनिटी नहीं थी। आज एक हुआ, कल दूसरा हुआ, परसों तीसरा। तो उससे क्या हुआ कि जैसे यहाँ कुछ हुआ तो जो इंग्लिश थे उन्होंने इसको फिनिश किया, देन उसके बाद यहाँ से वो फ्री हो गए, ठीक है, देन कहीं तीसरी जगह गए, फिर चौथी जगह, मतलब वो क्या हुआ, जैसे जैसे वो अटैक होते गए वैसे वैसे इंग्लिश जो है उनको पुश करते गए और फाइनली जो है ये आपका जो रिवॉल्यूशन था वो अनसक्सेसफुल हुआ। इसका मेन रीजन तो ये था। आप पढ़ेंगे दोस्तों इसके क्या क्या रीजंस थे, किन किन रीजंस की वजह से ये जो है 1857 का रिवॉल्यूशन हुआ। सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि 1857 के रिवॉल्यूशन के जो मेन रीजंस क्या क्या है जिसकी वजह से इंडिया के अंदर इतना बड़ा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हुआ। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना 1857 रिवॉल्यूशन के रीजंस। दोस्तों ये रहे अपने सामने रीजंस। क्या क्या रीजंस थे? रीजंस की कैटेगरी बहुत लंबी है, पहले इनको शॉर्टली पढ़ते हैं फिर इनको पढ़ेंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज। कुछ रीजंस है जैसे कुछ पॉलिटिकल रीजंस थे या इकोनॉमिकल रीजंस थे, यानी कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड भी रीजंस थे। आप लोगों को पता है कि सबसे बड़ा रीजंस यही था क्योंकि जो इंग्लिश थे उन्होंने बहुत सारे टैक्सेस और बहुत सारी पॉलिसीज जो है वो इंडियन जो लेबर है उस पर लगा दी थी। जो सबसे बड़ा जो है ये मेरे जो है नज़र में ये रीजन रहा था, ठीक है। कुछ पॉलिटिकल रीजंस थे, कुछ इकोनॉमिकल रीजंस थे, देन उसके बाद आपका सोशल एंड कम्युनिटी रीजंस, कुछ आपकी जो कम्युनिटी है और आपके जो सोशल है, और कुछ आपके जो रिलीजियस रीजंस है वो भी थे।
कुछ आपके आर्मी से रिलेटेड रीजन्स थे, ठीक है। देन आपके लास्ट एक करंट रीजन था। करंट रीजन क्या था? करंट रीजन मैं आपको अभी बता देता हूं, क्योंकि इनको आप टॉपिकली पढ़ेंगे। करंट रीजन एक रीजन है। करंट रीजन में आप ऐसे कहा जाता है कि जो उस समय जो आर्मर्ड फोर्सेज में जो सोल्जर्स थे, उन सोल्जर्स को जो कारतूस दिए जाते थे, ठीक है। नंबर वन आपको बताऊं कि उस समय जो गन यूज की जाती थी, उस गन का नाम था एनफील्ड, ठीक है, रॉयल एनफील्ड। जो आपकी जो भी बुलेट आती है, जो बाइक आती है ना रॉयल एनफील्ड, उसी के नाम पे है। एक जो गन यूज की जाती थी जो आर्मर्ड फोर्सेस के सोल्जर्स थे, उसका नाम था रॉयल एनफील्ड। उस गन के अंदर क्या होता था? कारतूस लगाए जाते थे, और उन कारतूसों को तोड़ने के लिए, ठीक है, वो मुंह का मतलब माउथ से उसको तोड़ना पड़ता था। उसको ब्रेक करना था, आपको माउथ का यूज करना पड़ता था। और उनके ऊपर क्या होता था? फेट आती थी। फेट की काउज या आपके जो पिग है, पिग्स या काउज की जो है उसके ऊपर जो फेट आती थी, चर्बी आती थी, और उसको आपको माउथ से ब्रेक करना होता था, ठीक है। तो अब आप लोगों को बताऊं कि जो काऊ है वो हिंदू कम्युनिटी के लोग उसका जो है अगेंस्ट हो गए थे, और जो पिग थे उसके लिए मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो उसके अगेंस्ट हो गए थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब वो जो हिंदू जो सोल्जर्स थे वो ब्रिटिश सोल्जर्स के अगेंस्ट हो गए। और सबसे बड़ा मेन कारण आपको ये रहा कि उस समय एक जो इंडियन जो सोल्जर्स थे उनके अंदर एक लीडर था मंगल पांडे। सबसे पहले उसने जो है विद्रोह ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था। और ये कहां से हुआ था? बिगिन इन मेरठ बाय इंडियन ट्रॉप्स, ठीक है। जो आपका मेरठ जो छावनी थी, मेरठ जो आर्मर्ड जो कैंप था आर्मी का, ठीक है, उस आर्मी कैंप से जो है आपकी जो है स्टार्ट हुई थी। बिगिन इन मेरठ बाय इंडियन क्रॉप्स, जो सिपाही थे इंडिया के, जो आर्मर्ड जो ब्रिटिश आर्मी थी, उस ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन जो ट्रॉप्स थे, उन ट्रॉप्स ने मेरठ के अंदर ये इसको स्टार्ट किया, द सर्विस ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर उस समय सर्विस दे रहे थे, ठीक है। इट स्प्रेड टू दिल्ली। अब ये कहाँ फैली? देखो, ये मेरठ से दिल्ली, दिल्ली से आगरा, ठीक है, कानपुर, लखनऊ, इस सारे एरिया में ये जो है इसका जो है ये स्प्रेड फैल गया था, ठीक है। अब अपन देखते हैं इन रीजन्स के बारे में। नंबर वन, पॉलिटिकल जो रीजन्स थे वो क्या क्या थे, इकोनॉमिकल रीजन्स क्या क्या थे, सोशल और कम्युनिटिकल रीजन्स क्या क्या थे, आर्मर्ड जो रीजन्स है वो क्या थे, और करंट रीजन जो है मैंने आपको अभी बता दिया। तो शुरू करते हैं इन रीजन्स के। तो शुरू करते हैं दोस्तों पॉलिटिकल रीजन्स के साथ। पॉलिटिकल रीजन्स आपके सामने दिख रहे हैं। टोटल 5 जो टॉप पॉलिटिकल रीजन्स थे, वैसे बहुत सारे थे लेकिन ये टॉप 5 पॉलिटिकल रीजन्स हैं। इन रीजन्स की वजह से जो है अपना 1857 का रिवॉल्यूशन जो हुआ उसमें ये पॉलिटिकल जो है टॉपिक्स, ये जो रीजन्स है ये मेन रोल प्ले कर रहे थे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों सब्सिडियरी ट्रीटीज ऑफ लॉर्ड वेलेजली। जो लॉर्ड वेलेजली था उसकी जो सब्सिडियरी जो ट्रीटीज थी, वो ट्रीटीज जो है वो बहुत ही जो है ब्रिटिश एम्पायर के और जो इंडियन जो है लेबर्स उनके बीच में जो रिवॉल्यूशन कराने का मेन काम उसने किया। क्योंकि इंडिया के अंदर जितनी भी जो किंग्स थे या जितनी भी एम्पायर्स थे, उन एम्पायर्स को उसने हराया या उनके साथ बैटल्स किया, और बैटल्स करके उनके साथ में जो ट्रीटीज करी, उन ट्रीटीज की वजह से जो है क्या हुआ कि हर जो किंग था उस किंग के अंडर में एक आर्मर्ड फोर्सेज होती थी, और उनकी जो सिक्योरिटी का जो काम है पूरा आर्मर्ड फोर्सेज करते थे। और उन्हीं आर्मर्ड फोर्सेज को जो है पेमेंट वगैरह, उनका जो फूड वगैरह है, उनकी जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी वो सारी उस किंग की होती थी। उनका जो पेमेंट है वो भी वो किंग देता था, लेकिन जो सोल्जर्स है वो केवल और केवल जो है ब्रिटिश के होते थे, ठीक है। तो ये जो मेन फर्स्ट रीजन हुआ। सेकंड रीजन था लॉर्ड डलहौजीज पॉलिसी ऑफ अजरप्शन इन 1848। तो 1848 के अंदर जो इसकी जो लॉर्ड डलहौजी की जो पॉलिसी थी, ये पॉलिसी बहुत ही जो है इसको स्प्रेड, जो ब्रिटिश एम्पायर था इसको स्प्रेड होने में उसने मेन रोल प्ले किया। अब ये क्या है इसके बारे में देखते हैं कि ये पॉलिसी ये थी कि जिस भी एम्पायर के अंदर अगर कोई उसके सन नहीं है या नेक्स्ट उसका जो सक्सेसर नहीं है, तो क्या करते उसको अपने अंडर में ले लेते, और उसका जो नेक्स्ट जो भी उस किंग के बाद में जो भी उसका है जो मेंटेनेंस वो पूरा ब्रिटिश जो है गवर्नमेंट उसके अंडर में आ जाता था। और उसी का शिकार हुआ हमारे कौन? झांसी, ठीक है। झांसी में सेम यही पॉलिसी इसने जो है अप्लाई की लॉर्ड डलहौजी ने, और जो वहाँ की झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई थी उसने इसके अगेंस्ट जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट वो खड़ी हुई थी, और 1857 के अंदर उसने एक मेन लीडर का रोल भी
प्ले किया था। तो अब सेकंड अपना जो है थर्ड अपना टॉपिक होने वाला है बैन ऑफ झांसी सक्सेसर एंड नाना साहब पेंशन स्टॉप। ठीक है, अब नाना साहब जो थे वो पेंशन पे चल रहे थे अंग्रेजों के, तो उन्होंने जो ब्रिटिशर्स ने किया, नाना साहब की पेंशन भी है वो भी स्टॉप कर दी, और झांसी का जो सक्सेसर था, क्योंकि वो उनके जो बेटा नहीं था तो उसने क्या किया, गोद लिए, तो ठीक है उस सक्सेसर को भी उन्होंने बैन कर दिया कि जो है नहीं, अगर आपका खुद का बेटा नहीं है तो आपके देन बाद में कोई सक्सेसर आपका नहीं हो सकता। इस जो है एम्पायर के ऊपर ब्रिटिश का जो है जो कंजप्शन होगा। नेक्स्ट आपका है फोर्थ, ठीक है, स्नैचिंग लैंड फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स एंड फार्मर्स। ठीक है, अब ये लॉर्ड डलहौजी की ये भी पॉलिसी लॉर्ड डलहौजी की थी कि जो ठीक है जो लैंडलॉर्ड्स थे, ठीक है, जो जमींदार हुआ करते थे, उन जमींदारों से और जो फार्मर्स थे उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स जो है वो वसूला जाता था। उस टैक्स के चक्कर में क्या होता था, लेबर्स टैक्स पे नहीं कर पाती थी, तो उनकी जो लैंड होती थी वो ब्रिटिश एम्पायर उनसे ले लेता था। लास्ट है ब्रिटिश ऑक्यूपेशन इन जो सतारा एंड नागपुर, सेम एज इट इज लॉर्ड डलहौजी की जो पॉलिसी थी उसी पॉलिसी के अंदर झांसी के बाद में इन्होंने सतारा और नागपुर ये जो दो एम्पायर थे इनको भी अपने अंडर में कर लिया था। तो ये जो सारे रीजंस थे ये आपके हुए दोस्तों पॉलिटिकल रीजंस। ठीक है, नेक्स्ट अपन इनके जो रीजंस ये है दोस्तों अपने इकोनॉमिकल जो रीजंस थे उनके, वो कि जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो रीजंस जो 1857 का जो रिवॉल्यूशन हुआ था उससे रिलेटेड जो रीजंस थे वो कौन कौन से हैं, तो उसमें दोस्तों आपके तीन रीजंस हैं मेन, स्नैचिंग जॉब्स फ्रॉम आर्टिस्ट, बिजनेस पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी एंड हायर टैक्सेस। ये तीन मेन जो टॉपिक्स थे जिनकी वजह से जो है 1857 का जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसके ये तीन जो है मेन जो इकोनॉमिकल रीजंस थे। अब उन इकोनॉमिकल रीजंस की तरफ जो है इनको एक बार देखते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं इनकी। स्नैचिंग जॉब फ्रॉम, ठीक है, आर्टिक्स, अब उनके जो जितने भी आर्टिक्स हैं, आपके जो कारीगर जो है आपके लेबर्स वगैरह थे, वो जो जैसे आपके सूती वस्त्र का जो काम करते थे वो लेबर्स, तो उनके साथ क्या किया, उनकी जॉब्स, उनकी जो रोजी रोटी है, उनकी जो जॉब्स है उन्होंने छीन ली। कैसे छीनी, ठीक है, जैसे उस समय क्या होता था कि जो ब्रिटिश जो है वो मशीनों से जो कपड़े वगैरह बनाते थे, तो वो क्या होते थे, वो बाहर से इंपोर्ट करते और उसको इंडियन मार्केट में उसको सेल आउट करते थे, जिसकी वजह से वो क्या होता था, उनके ऊपर कोई टैक्सेस भी नहीं लगते थे, तो वो कॉस्टली नहीं होते थे। वहीं इंडिया के जो आर्टिस्ट थे जो भी कुछ कपड़ा वगैरह बनाते, तो पहली बात तो वो उनको बाहर के लिए भेजते, तो उनको एक्सपोर्ट करते तो उनको बहुत ज़्यादा टैक्सेस देना पड़ता, अगर इंडिया में भी होते तो उनको टैक्स देना पड़ता, और वो जो ब्रिटिशर्स जो मशीन से बनाए होते थे उन कपड़ों से वो कॉस्टली होते थे, जिसकी वजह से लोग वो कॉस्टली जो कपड़े हैं उनको नहीं ले पाते थे। नंबर वन। सेकेंड है बिजनेस पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। अब जो ब्रिटिश थे उनकी बिजनेस पॉलिसी क्या थी, ठीक है, खुद का जो माल अगर उनको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना होता तो उसके लिए कोई टैक्सेस वगैरह जो है नहीं होते थे, जबकि इंडियन जो वर्कर्स थे या इंडियन जो आपके आर्टिस्ट थे उनका कोई भी अगर माल जो है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना होता तो उन्हें बहुत ज़्यादा टैक्सेस पे करना होता था, और उनका कुछ परसेंटेज जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी रखती थी। ठीक है, लास्ट आपका है परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी एंड हायर टैक्सेस। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा मेन रोल है। इससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट है इसने एक पॉलिसी बनाई, परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी। अब ये परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी क्या है, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये क्या चीज है, तो देखते हैं दोस्तों परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी क्या है। परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी वो पॉलिसी होती थी जिसके अंडर में क्या होता है, जैसे आजकल आप देखते हो कि आपके एरिया में कोई गवर्नमेंट काम वर्क होता है तो वो क्या होता है, कोई वहाँ पे टेंडर्स जो है अलॉट किए जाते हैं, और वहाँ पे एक जो ठेकेदार है वो आता है और टेंडर्स वगैरह ठीक है निकलते हैं, और वो गवर्नमेंट का काम होता है, लेकिन वो काम जो है वो टेंडर पे दे दिया जाता है। एज इट इज जो है कि वहाँ की जो पब्लिक थी उससे आपको टैक्स जो है वो लेना था, टैक्स का जो काम करना था वो, ठीक है। अब वो क्या क्या उन्होंने वो कुछ जो है वर्कर्स थे या कुछ लैंडलॉर्ड्स थे उनको उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी के अंडर में वो एरिया दे दिया कि आप इस एरिया में आपको है जो टैक्स है आपको वसूलना है, और इस जो टैक्स जो भी आता है आप हमें इतना % परमानेंट टैक्स आप हमें देते रहिए। तो अब वो परमानेंट टैक्स तो वो तो देते, अब ये क्या करते, जिन लोगों ने टेंडर ले रखा था वो टेंडर वाले लोग उससे ज़्यादा टैक्सेस जो हायर टैक्सेस है वो पब्लिक से लेते थे, जिसकी वजह से पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान हो रखी थी। अब दोस्तों इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट आपका कम्युनिटी या रिलीजियस जो है रीजंस। नेक्स्ट है आपका दोस्तों सोशल एंड रिलीजियस रीजंस, कि मतलब जो उस समय की जो सोसाइटी थी उस सोसाइटी और उस समय जो रिलीजन था जो अपनी इंडियन जो कम्युनिटी थी उससे रिलेटेड जो रीजंस है वो कौन कौन से थे वो देखते हैं।
नंबर 1 है रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 1856। 1856 के अंदर जो रिलीजियस जो डिसेबिलिटी एक्ट था वो क्या था कि जैसे मान लो कि कोई ज़मीन थी वो टैक्स पे नहीं कर पा रहा था तो उसको ये, ठीक है, उसको ये कहा जाता था कि तेरा टैक्स फ्री कर दिया जाएगा अगर तू जो है अपने जो मिशनरी है, जो स्कूल्स है या मिशनरी जो भी उस समय की जो आपके जितनी भी संस्थाएं थी उन संस्थाओं में जाकर के आप जो है हिंदू धर्म को छोड़ करके आप जो मिशनरी जो, ठीक है, कम्युनिटी है उसका अगर आप पार्ट बन जाते हो, ठीक है, तो आपके जो सारे जो जितने भी टैक्सेस वगैरह है वो सब फ्री कर दिए जाएंगे। या फिर अगर आप पे नहीं कर पाते थे तो आपको ज़बरदस्ती जो है क्रिश्चियंस बना दिया जाता था। नंबर 2 है इम्प्रूव वर्क ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, अब ये हुआ तो बहुत अच्छा काम था, लेकिन उन लोगों को जो इनिशिएंट जो लोग थे उन लोगों को ये जो है समझ से अच्छा नहीं लगा, मतलब उन लोगों के लिए अच्छा काम नहीं था। मतलब अब उन्होंने इम्प्रूव्ड वर्क कौन कौन, जैसे सती प्रथा होती थी या आपके बाल विवाह होता था, तो ये सारी जो उस समय की जो थी उन सब चीज़ों को उन्होंने क्या किया, उस सोसाइटी में से उन कुछ चीज़ों को हटा दिया। राजा राम मोहन राय के साथ में मिलकर के ये काम उन्होंने किया। सेकंड आपका थर्ड आपका इंग्लिश एजुकेशन, तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने एजुकेशन जो आपकी शिक्षा जो पॉलिसी थी, एजुकेशन पॉलिसी थी, उसमें आपकी ये जो पॉलिसी है उन्होंने लगाई जिसकी वजह से जो इंडियन जो कल्चर था वो बिल्कुल ही डैमेज होने लगा। लास्ट आपका क्रिश्चियन, ठीक है, प्रचार कंडेम अदर रिलीजन्स, यानी जो मिशनरी जो थे वो लोग अपने रिलीजन्स का प्रचार तो करते थे लेकिन दूसरे जो रिलीजन्स थे उनको कंडेम बताते थे, मतलब उनको कहते थे कि ये रिलीजन्स जो है अच्छे नहीं है, उनकी बुराइयां जो लोगों को करते थे। ये सारे जो सोशल और रिलीजियस रीजन्स आपके हुए। देन आपके आर्मड रीजन्स क्या थे कि मतलब जो इंडियन जो सिपाही थे उनको जो है अच्छी पोस्ट नहीं मिलती थी, अच्छी उनको सैलरी नहीं मिलती थी। ये सारे जो रीजन्स आपके वेयर करंट रीजन्स मैंने आपको। अब देखते हैं दोस्तों अपन रिजल्ट, अपन ने सारे रीजन्स पढ़े, उसके बाद आपकी जो है 1857 है उसका रिवॉल्यूशन हुआ। अब उसको देखते हैं एक बार रिवॉल्यूशन जो है वो किस तरीके से आपका चला। ठीक है, आपका जो है सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया कि मेरठ से जो है आपकी जो वहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो मेरठ से मंगल पांडे ने उसको स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे 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 वो पूरे इंडिया में फैलता गया और फाइनली क्या हुआ कि आपका जो 1857 का रिवॉल्यूशन उसने बहुत ही बड़ा जो है पार्ट प्ले किया, लेकिन जो ब्रिटिश एम्पायर था उसकी जो आर्मर्ड फोर्सेस थी उनकी वजह से वो जो है अनसक्सेसफुल हुआ। लेकिन फिर भी उसके काफ़ी अच्छे और पॉजिटिव जो है रिजल्ट आए। उन रिजल्ट्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। नंबर 1 ब्रिटिश विक्ट्री। सीधी सी बात है कि अगर इंडियन ने अगर उस समय अगर इंडियन जो है अगर उस समय विक्ट्री जो करते हैं इंडियन विद गेट विक्ट्री, सो उस समय अपन है फ्रीडम जो है अपने को मिल जाती, लेकिन उस समय अपने को फ्रीडम नहीं मिली क्योंकि उस समय जो विक्ट्री है वो ब्रिटिशर्स की हुई थी। देन है सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट, ठीक है, और जो विद्रोह था वो बिल्कुल खत्म हो गया था। ठीक है, फॉर्मल एंड ऑफ द मुगल एम्पायर, और जो उस समय जो आपका मुगल एम्पायर था उसका पूर्ण रूप से अंत हो गया था। एंड ऑफ द कंपनी रूल इन इंडिया, और मुगल एम्पायर के साथ साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में जो उस समय जो आपकी जो है रूल है वो चल रहा था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो भी खत्म हो गया था। क्यों? क्योंकि अगेन उसके बाद जो रूल है वो ट्रांसफर टू द रूल टू ब्रिटिश क्राउन, वो सीधा अब ब्रिटिश क्राउन के पास में चला गया था। मतलब इंडिया का जो रूलिंग है वो ब्रिटिश जो क्राउन है उसके अंडर में हो गया था। पहले ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में था, अब वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में हो गया था। लास्ट और सबसे मेन रोल क्या था कि इंडियन टीच ए लेसन ऑफ यूनिटी एंड फ्रीडम, कि इंडिया के जो लोग थे उन्होंने यूनिटी और फ्रीडम के लिए एक जो लेसन है उन्होंने सीखा कि अपन किस तरीके से यूनिटी से जो है अपनी फ्रीडम को प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों अपन देखते हैं कि इस यूनिटी और फ्रीडम का लेसन जो है लोगों को टीच करने के लिए कौन कौन से जो लीडर्स थे उन्होंने जो है इसमें रोल प्ले किया, किन किस टाइम पे किया और किस किस प्लेस। अब देखते हैं दोस्तों उस समय कौन कौन से जो लीडर्स थे और कौन कौन से डेट पे उन्होंने ये रिवॉल्यूशन है वो स्टार्ट किया और किस किस जगह पे उन्होंने स्टार्ट किया। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अपने जो मेन लीडर थे इसके जो है बहादुर शाह जफर, जो आपके दिल्ली से उन्होंने 11 मई को जो है रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया था। देन आपके नाना साहब और तात्या जो टोपे है उन्होंने 5 जून 1857 को कानपुर में स्टार्ट किया था। आपके जो है बेगम हजरत महल उन्होंने 4 जून 1857 और रानी लक्ष्मीबाई ने
भी 4 जून 1857 में उन्होंने लखनऊ और झांसी के अंदर है आपका रिवॉल्यूशन वो स्टार्ट किया था। फिर आपके अमर सिंह और कुंवर सिंह उन्होंने 12 जून 1857 को जगदीशपुर में, और जो है मौलवी महमूदुल्लाह उसने जून 1857 में फैजाबाद, लियाकत अली जून 1857 आपके इलाहाबाद, और लास्ट आपका खान बहादुर इसने 1857 जून के अंदर बरेली के अंदर जो है आपके उस। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को शेयर करें, ताकि 1857 जो आपका रिवॉल्यूशन उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के कोई डाउट्स हैं अगर आपको रह गए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मुझे डालें। उनका आपके जो डाउट्स हैं उनका बिल्कुल क्लियरिफिकेशन में ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों मुझे दीजिए विदा, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।